Hello, Igor. So, welcome to this beautiful channel Simplified Skills. So, students, आज आपका बायोलॉजी का लेक्चर है। रुको, मेरा स्टाइलस हमेशा की तरह काम नहीं कर रहा है। अब कर रहा है। ठीक है, मुझे बायोलॉजी लिख लेने दो। मुझे अच्छा लगता है जब चैप्टर का नाम लिखना या सब्जेक्ट का नाम लिखना तो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो बायोलॉजी का लेक्चर है। और जैसा कि आपको पता है कि एक गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है कि काफ़ी दिन हो गए थे लेक्चर डाले हुए। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम सब लेक्चर्स नहीं डाल पा रहे थे। बट अब रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स आएंगे, लाइक वन डे या 2 डे के गैप पे आएंगे। और आज आपका बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। सो ऑल द बेस्ट। और अब जो बोलेंगी वो आपकी मैम बोलेंगी। Okay, so हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने बायो के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। और टिश्यू समझ आ रहा है ना? एक मिनट, मैं आपको बता बताती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यूज़ थोड़ा देखा था कि हाँ कैसे बनते हैं। सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, और टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और हमने थोड़ी बहुत चीज़ें बायो के बारे में जानी थी। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ टिश्यू। अच्छा, अभी हम सेल नहीं पढ़ेंगे। टिश्यू वैसे मेरे को एक बहुत ना इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, और आपको भी लगेगा। आप बस पढ़ना अच्छे से। तो टिश्यू के बाद हम सेल कर लेंगे। वैसे सेल का इतना कोई यूज़ है नहीं टिश्यू में, ठीक है, तो वो हम बाद में कर लेंगे, उसको भी छोड़ो। तो टिश्यूज़ है ना, टिश्यूज़ के बारे में हम देखेंगे। ओके, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग इंटर सेल्यूलर, समझ आ रहा है ना यार? सेल्यूलर राइटिंग बहुत गंदी है। सब्सटेंस between them and performing a specific function। अच्छा, हमने क्या देखा था टिश्यू के बारे में कि टिश्यू जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। और इधर डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। बट कैसे सेल? सिमिलर सेल्स। अच्छा, सिमिलर लिखने का क्या मतलब है? अब मान लो मैं आपको बताती हूँ, लाइक मस्कुलर टिश्यूज़ है, मान लो, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, और बहुत सारे सेल्स हैं, तो हाँ यार है कि उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, फंक्शन अलग होगा, तभी हमारी बॉडी में इतने काम हो पा रहे हैं। तो हम देखेंगे जो सिमिलर सेल्स होंगे, मतलब जो एक ही काम कर रहे होंगे, या फिर जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, फंक्शन सेम होगा, तो उस तरह के सेल्स साथ में मिलेंगे। और उनका जो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होगा जब वो साथ में आएगा, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बस उसको ही हम टिश्यू कहते हैं। लाइक मैं देखो एक थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। आपने देखा ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग इंटरसेल्युलर सब्सटेंस बिटवीन देम एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। हम कुछ सेल्स बना लेते हैं, ये हो गए आपके सेल्स कुछ, ठीक है। और ये इनके बीच का इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। अच्छा, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस क्या होता है? इंटर सेल्युलर, वन मिनट, ये ना कोई पर्सनल दुश्मनी है स्टाइलिश को मेरे से। इंटर सेल्युलर समझ जा रहा है यार, सब्सटेंस, ठीक है। तो ये ना, यही जो मैंने आपको बाहर फ्लूइड टाइप दिखाया है, जो सब्सटेंस दिखाया है, वही हमारा इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। अच्छा, इंटरसेल्युलर, इंटर मतलब क्या लगता है? बिटवीन होता है ना। और सेल्युलर मतलब सेल, ठीक है। तो सेल्स के बीच में जो भी सब्सटेंस होता है हमारा, उसको ही हम इंटरसेल्युलर सब्सटेंस कहते हैं। और अच्छा, अगर इसकी जगह कभी आपने कुछ टर्म्स देखे होंगे, लाइक इंट्रासेल्युलर, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, ठीक है। तो इंट्रा का मतलब इसमें क्या होता है? इसमें होता है विद इन,
और सेल्यूलर मतलब अगेन वही सेल। तो सेल के अंदर का जो सब्सटेंस होगा ना उसको हम इंट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस कहते हैं। न्यूक्लियस हो गया, इतना तो आइडिया होगा कि सेल के अंदर जो उसका ब्रेन होता है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। हम सेल चैप्टर में पढ़ेंगे, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना देख लो सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस होगा वो इंट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस, और सेल के जो अराउंड होगा, सेल्स के बिटवीन जो सब्सटेंस होगा वो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। तो इन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद देयर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जब ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम टिश्यू कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक देखो मस्कुलर टिश्यू में, ठीक है, तो जब ना बहुत सारे मसल सेल्स जो होते हैं उनका ग्रुप और अलॉन्ग विद देयर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जब एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, तो उनका फंक्शन है हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जब बहुत सारे मस्कुलर सेल्स साथ में आ जाते हैं अलॉन्ग विद देयर इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बस उसको ही हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो स्पेसिफिक फंक्शन क्या हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टिश्यू। अब हम देख सकते हैं कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे सेल्स हैं, तो यस डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे। तो ऑन द बेसिस, ओ ये बी को क्या हुआ, कुपोषण, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किसका, सेल का, हमने उस हिसाब से टिश्यू को डिवाइड किया, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स, ओके। अब देखो बहुत सारे सेल्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, उनके फंक्शन अलग होंगे। तो जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स, अब हम देखते हैं धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, लाइक मान लो हमारा एक ग्रुप ऑफ सेल्स था, ठीक है, जिसका जो स्ट्रक्चर था ना वो मतलब बहुत लॉन्ग टाइप था, ऐसा ऐसा था। ये आपको आइडिया होगा, आपने अगर बचपन में कभी देखा हो या फिर ऐसे ही, अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। तो जब न्यूरॉन का जो ग्रुप होता है, मतलब देखो एक सेल हो गया हमारा न्यूरॉन, अब ये इसी का जो ग्रुप होगा अलॉन्ग विद क्या, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और वो फंक्शन क्या होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसे ही हम न्यूरल या फिर नर्वस टिश्यू कहते हैं, ओके। तो हाँ, अब हमें देखना था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स टिश्यू आर मेनली ऑफ 4 टाइप। वो 4 टाइप क्या है, पहला टाइप है अपना, हम जो पढ़ेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू। मैं उसी ऑर्डर में बता रही हूँ जिस ऑर्डर में हम ये आगे पढ़ेंगे। ये आपके मैथ्स वाले सर को बहुत बायो में इंटरेस्ट आ रहा है। एपिथेलियल टिश्यू या राइटिंग इग्नोर करना, ठीक है। अगला है अपना कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू। बस 4 टिश्यूज़ हैं यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत भी नहीं, सबके इतने प्यारे प्यारे नाम है, सबके प्यारे प्यारे फंक्शन है। तो हमारा सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अभी। अच्छा चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं। आज हम क्या करेंगे, आज हम टॉपिक करेंगे अपना एपिथेलियल टिश्यू का। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, आज जैसे हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, ऊपर मैंने आपको ना इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के बारे में बताया था, तो सुन लो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जाके आगे जाके एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से। बट आप सुन लो कि जो इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होता है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स
और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है। किसका? म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन। ये हम फर्दर पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, तो अभी आप स्किप कर सकते हो। जिनको थोड़ी क्यूरोसिटी होती है उनके लिए बस बता दिया, ठीक है। तो हम आज एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? प्रोटेक्शन का। आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी बॉडी की जो आउटर लेयर है ना वो अपनी एपिथेलियल टिश्यू ही है। प्रोटेक्शन का, कवरिंग का। आई गेस राइटिंग आ तो रही होगी समझ, फिर भी मैं थोड़ा अच्छे से लिखने का ट्राई करती हूँ। ओह माय गॉड, 1 मिनट। ओके, सो पहला फंक्शन हमारा क्या है इसका? प्रोटेक्शन। दूसरा कवरिंग। और तीसरा लाइनिंग। और तीसरा, ओ एक मिनट, लाइनिंग। ठीक है, अब हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखेंगे। इसका फंक्शन मैंने बताया, प्रोटेक्शन का, कवरिंग का और लाइनिंग का, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू का मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो किसके बने होंगे? थोड़ा गेस करो यार, बायो में कुछ नहीं है, ऐसे ही सब पता लग जाता है। एवेज हवा में क्या खैर रखने वाला सब्जेक्ट है। हाँ, एपिथेलियल टिश्यू तो एपिथेलियल सेल से बने होंगे, बेसिक है। एपिथेलियल सेल के बने होंगे, और तो एक सेल का थोड़ी बना होगा, आपको भी इतने आइडिया तो है ही कि ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होगा। तो द सेल्स ऑफ एपिथेलियम, जो एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू के, वो ना बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत पास पास होते हैं, और उनके बीच में बहुत कम इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। तो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ ऐसे लिख देती हूँ, एपिथेलियल टिश्यू के, आ जाओ, cells of epithelial tissue are closely packed with little, थोड़ा सा एकदम, intercellular substance between them, between का शॉर्ट फॉर्म। तो हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें जो सेल्स होते हैं ना वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है वो भी बहुत कम होता है। एक डायग्राम दिखाऊं? सपोज करो, एग्जैक्ट ऐसे ही तो नहीं होते, बट फिर भी एक मैं आपको बता सकती हूँ। अरे यार, राइटिंग ख़राब, ड्राइंग ख़राब, कोई नहीं। ये हो गया हमारा। अच्छा, हमने वैसे सेल्स चलो पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हमारे ना सेल होते हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, याद हो पिछले लेक्चर में, ऑर्गेनल्स। तो वैसे ही हमारा एक ऑर्गेनल है न्यूक्लियस, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने ये न्यूक्लियस बना रखा है, और ये एपिथेलियल के मैंने क्या बनाए हैं, सेल्स बनाए हैं, ठीक है। एपिथेलियल के सेल्स बनाए हैं, जो कि देखो कितना क्लोजली पैक्ड है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बहुत कम होता है। और फिर हम देखेंगे, अच्छा एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अवेस्क्यूलर होते हैं। एक मैं पॉइंट लिखती हूँ, ये जो टिश्यूज़ होते हैं, क्या हुआ ये, एक मिनट यार, ये हो गया एपिथेलियल के सेल्स, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, जो मैंने ये राउंड राउंड बना रखा है। अब
देखो एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं ना, वो हमारे एपिथेलियल सेल्स तो नहीं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो अवेस्क्यूलर होते हैं। अवेस्क्यूलर का क्या मतलब है कि इनके बीच में ना, मतलब इनको ब्लड की सप्लाई नहीं है इनके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत कम है सेल्स के बीच में। तो ब्लड वेसल्स यार कहाँ डालोगे आप? ब्लड वेसल्स रखने के लिए भी कोई स्पेस तो होना चाहिए ना, एक स्पेस नहीं होंगे ब्लड वेसल्स, तो इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बहुत क्लोजली पैक्ड है। तो डेट्स वाई ये क्या है, अवेस्क्यूलर है, ठीक है, अवेस्क्यूलर है। अब क्या बिना ब्लड क्या करता है? ब्लड सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को। तो क्या बिना इन चीज़ों के कोई सेल सर्वाइव कर सकता है? तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकता। तो उसके लिए ना इसके पास एक लेयर होती है नीचे कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, नीचे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है यहाँ पे। और कनेक्टिव टिश्यू होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा मैं आपको बताती हूँ क्या होती है, बस राइटिंग समझ लेना यार, बाकी फंक्शन अभी एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो हमारा एपिथेलियल सेल्स हो गए जो कि बहुत क्लोजली पैक्ड है और इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी इनके बीच में बहुत कम है। एपिथेलियल टिश्यू अवेस्क्यूलर होते हैं, क्यों? क्योंकि स्पेस बहुत कम है, तो ब्लड वेसल्स रखने का स्पेस ही नहीं बचता। अब ना इनके नीचे क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो कि अगेन म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। लिख सकते हो आप चाहो तो, इसी का इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बना होता है, इसी की हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की। ये ना हमारे एपिथेलियल टिश्यू को एक सपोर्ट देती है, आप ऐसे कह सकते हो, एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट देती है, क्योंकि उनको ओके यार ठीक है, सपोर्ट देती है, ठीक है। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको 4 टिश्यू बताए थे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के, अब कनेक्टिव टिश्यू ना हाईली वेस्क्यूलर यार टिश्यू है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या, ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सेल्स में जाते हैं। अब कैसे जाते हैं? क्या रिक्शा लेके जाते हैं? नहीं यार, डिफ्यूजन होता है। ये तो आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ोगे, डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से ना, अभी बताते हैं, से लोअर कंसंट्रेशन में इनकी मूवमेंट होती है। जैसे देखो, ब्लड में हम खाना खाएंगे, हमारा फूड डाइजेस्ट होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा तो न्यूट्रिएंट कहाँ जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। हम इनहेल करेंगे, हम ऑक्सीजन लेंगे, वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। तभी ब्लड सप्लाई करता है हर सेल्स को, बॉडी में हर टिश्यू को वो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ब्लड ही तो सप्लाई करता है ना। अब ब्लड में ना इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है, हायर कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होते हैं, और हमारे टिश्यू के पास तो लोअर कंसंट्रेशन है। तो यहीं पे हमारा क्या लगता है, डिफ्यूजन मेथड लगता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमारे एपिथेलियल टिश्यू को, वो इस कनेक्टिव टिश्यू से कहाँ चले जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में चले जाते हैं। और वो अवेस्क्यूलर है, तो वो इसी वजह से तो वो जिंदा है, क्योंकि उनको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा एपिथेलियल टिश्यू को ना कभी कंफ्यूज मत होना, वैसे मैंने बोल दिया तो सॉरी। एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम एक ही बात है, कुछ ये अलग नहीं है। इनके सेल्स को एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू है वो का, अच्छा मैंने आपको बताई 3 चीज़ें बताई थी, प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड लाइनिंग। प्रोटेक्शन तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपकी बॉडी के आउटर सरफेस पे भी जो आपको स्किन दिख रही है ना, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी है, तो वो तो आपको चलो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। स्किन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना, तो वो क्या हो गई, स्किन। अब कवरिंग और लाइनिंग का क्या मतलब है, क्या कवरिंग और लाइनिंग अलग है? आप एक बार सोचो, कवरिंग और लाइनिंग, तो हाँ कवरिंग और लाइनिंग अलग होता है। कवरिंग और लाइनिंग का फंक्शन था, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है और ये होते क्या हैं, अभी हम वो देखते हैं। कवरिंग मतलब ना किसी चीज़ को बाहर से कवर करना, कवरिंग मतलब किसी चीज़ को बाहर से कवर करना, और लाइनिंग मतलब कि किसी चीज़ को अंदर से कवर करना। जैसे मान लो आपका
हो गया, कोई सरफेस हो गया, ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस के अंदर या फिर ब्लड वेसल्स में ही कह लो, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना, उनके अंदर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और उसी एपिथेलियल टिश्यू जब वो अंदर प्रेजेंट है, अंदर से देखो इनर साइड पे प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे कि वो लाइनिंग कर रहा है। और जब आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं कि कवरिंग कर रखी है। ठीक है, एक पाइप का एग्जांपल लें। पाइप को आपने अंदर से पेंट किया। पाइप को अंदर से पेंट करते हैं क्या? कौन ही करता है, चलो हम मान लेते हैं, मानने में क्या है। पाइप को अगर हम अंदर से पेंट करें, अंदर से कवर कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो वो लाइनिंग। और अगर हम पाइप के आउटर सरफेस को पेंट करें या किसी चीज़ से कवर कर रहे हैं, तो वो कवरिंग। ठीक है, ऐसे हमारी बॉडी में भी होता है। एपिथेलियल टिश्यू बहुत जगह पे इनर साइड में प्रेजेंट होती हैं, तो हम उसे लाइनिंग कहते हैं। और आउटर साइड पे जब प्रेजेंट होती हैं तो हम कह देते हैं कि वो कवरिंग कर रही है। ठीक है, अब ना जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है, उसके जो सेल्स होते हैं ना, हो सकता है उनमें मॉडिफिकेशंस हो। कैसी मॉडिफिकेशंस देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की सरफेस पे कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। मॉडिफिकेशन मतलब कि उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ना, मतलब कुछ तो मॉडिफिकेशन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ क्या कहूँ मॉडिफाई हुई है, या फिर उसका स्ट्रक्चर कुछ चेंज हुआ है। अब लाइक हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं मॉडिफिकेशन में, एक तो सिलिया और एक माइक्रोविलाई। ठीक है, अच्छा ये पता क्या होता है, जब हमारे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, ओ सॉरी, एपिथेलियल सेल्स के जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं, वो मॉडिफाई कर जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, तो वो माइक्रोविलाई बनाते हैं। लाइक देखो हमारी, हमने ना बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये याद रखना बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और ये हो गए एपिथेलियल के सेल्स। जब ये मॉडिफाई करते हैं और ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बस इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं। देखो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे चेंज आया है, यहाँ पे ये ऐसी है और यहाँ पर इन्हें ना हम माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई कह दो या फिर कह दो ब्रश बॉर्डर्ड है। बॉर्डर पे देखो कैसे ब्रश जैसी एक्सटेंशन आ रखी है, तो ब्रश बॉर्डर्ड भी कह सकते हो। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ऐसे क्यों हो जाती है फंक्शन इनका। अब देखो सरफेस एरिया क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कैसा था सरफेस और यहाँ पे कैसा था। इनके हाँ देखो यहाँ पर कैसा था और यहाँ पर कैसा है, तो ना इनका सरफेस एरिया में चेंज आता है। सरफेस एरिया ओके, तो ब्रश बॉर्डर क्यों एपिथेलियल मॉडिफिकेशन क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है। अभी आप आगे देखो, जैसे अपने इंटेस्टाइन में देखो, आपको ना एब्जॉर्प्शन करनी है इंटेस्टाइन में, फूड को डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी होनी है फूड की। तो जब एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारे स्टमक में भी कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, तो उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर पाएंगे। तो वैसे ही हमारे एपिथेलियल टिश्यू पे कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसको माइक्रोविलाई कहते हैं और सिलिया कहते हैं। माइक्रोविलाई आपने देखा कि उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे मॉडिफाई हो गया है, उसका स्ट्रक्चर में चेंज आया है। पहले वो ऐसे था, अब वो ऐसे हो गया है, और वो चेंज आने से क्या फ़र्क पड़ा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। हम देखेंगे आगे किस चीज़ में एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ओके सो अब हम आते हैं सिलिया पर। मैंने ऊपर सिलिया पढ़ा था ना, सिलिया तो कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं। ये आपके हो गए सेल्स, इनमें ना कुछ हेयर लाइक ऐसे एक्सटेंशंस होती हैं, और ये पता क्या हेल्प करती हैं, ये ना एक डायरेक्शन में मूव करती है, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती हैं। मूव्स
यूनिडायरेक्शनल। यूनि मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। अब ये क्यों प्रेजेंट होती है? अपना ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखो, लाइक हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनमें म्यूकस की सिक्रेशंस होती हैं। तो जो म्यूकस सिक्रीट होता है, जब उसमें आप इनहेल करते हो तो डस्ट पार्टिकल्स भी जाते हैं। जब वो डस्ट पार्टिकल्स आपके म्यूकस में जाते हैं, आपकी बॉडी में जो म्यूकस होता है, तो अब उस म्यूकस को बाहर भी तो करना है ना, वो गंदा हो गया है। तो म्यूकस को बाहर करने के लिए ये सिलिया क्या करते हैं, ये किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं और उस म्यूकस को आपकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो आपका ये सिलिया का काम हो गया। और ये पार्टिकल को किसी क्या करते हैं, हाँ, यूनिडायरेक्शन मूव करते हैं और मूव करके किसी पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। म्यूकस को भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं ताकि ये आपकी बॉडी से रिलीज हो जाए, मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। और ये यूजुअली कहाँ मिलते हैं, हमें हॉलो ऑर्गन्स में मिलते हैं, यूजुअली फाउंड इन हॉलो ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स मतलब ब्रोंक्यूल्स आपकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है तो वो अंदर से तो देखो खोखला ही होगा, हॉलो होगा यहाँ पे, ठीक है। हमने अब कुछ मॉडिफिकेशंस देख ली किन में, एपिथेलियल टिश्यू पे। तो उनके जो सेल्स होते हैं उनके सरफेस पे कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, जिसे हम एक में माइक्रोविलाई कहते हैं, एक को हम सिलिया कहते हैं। माइक्रोविलाई होती है ब्रश बॉर्डर्ड, मतलब ब्रश बॉर्डर्ड भी कहते हैं, उसका सरफेस देखो कैसे चेंज हुआ है, वो सरफेस एरिया को बढ़ाती है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। दूसरा हमने देखा सिलिया, और सिलिया क्या करती है, किसी भी पार्टिकल को ना मूव कराने में हेल्प करती है। वो सिलिया भी जो हेयर लाइक ये एक्सटेंशंस हैं, ये भी किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जिस पार्टिकल को ये मूव करा रहे हैं वो पार्टिकल भी किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा। यूजुअली हॉलो ऑर्गन्स में मिलते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे कि एपिथेलियम जो होते हैं वो दो फर्दर किसी मतलब दो और डिवीजन हो रखा है, वो डिवीजन हम कल पढ़ेंगे। सिंपल और कंपाउंड। तो हमने देखा था कि एपिथेलियम दो तरह की होती हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यूज आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब ऑन द बेसिस ऑफ कह दो नंबर ऑफ सेल्स, या फिर नंबर ऑफ सेल्स नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ लेयर हमने एपिथेलियम को दो में डिवाइड कर रखा है, सिंपल एंड कंपाउंड। चल सकते हैं ओके। सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल मतलब जो अभी मैं आपको बताऊंगी भी, मेड अप ऑफ सिंगल layer of cells, and compound epithelium is made up of multi, ये कलर प्यारा लग रहा है ना, लेयर्ड सेल्स। तो ठीक है, देखो, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स मतलब कि एक ऐसे लेयर होगी उसमें कुछ हमारे सेल्स होंगे, एक ही लेयर होगी, ये मैंने बना दी इनकी न्यूक्लियस। मल्टी लेयर मतलब कि एक ये लेयर हो गई, एक उसके ऊपर लेयर हो गई, फिर एक उसके ऊपर भी लेयर हो गया। मैं सब में न्यूक्लियस बनाने तो नहीं बैठूंगी भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टी लेयर, मतलब देखो कितनी सारी लेयर्स हैं। तो एपिथेलियम भी हमने दो में डिवाइड कर रखे हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर और कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर्स। अच्छा, एक बात बताओ, खुद सोचो, अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी या फिर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है, हमारे पास दो हैं, हो गए एपिथेलियम। अब ये बताओ कि डिफ्यूजन करवानी हो और हमें अगर एब्जॉर्प्शन करानी हो, किसी चीज़ की सिक्रेशन करानी हो, तो कौन सी एपिथेलियम ज़्यादा यूज़फुल होगी?
हमें डिफ्यूजन करानी है, इसका मतलब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमें किसी सब्सटेंस की मूवमेंट करवानी है। तो क्या मल्टीलेयर ठीक रहेगा? इतनी दूर से डिफ्यूजन, अब पहले वो सब्सटेंस यहाँ पे मान लो हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो पहले वो एक लेयर पार करेगा, फिर वो दूसरी लेयर करेगा, फिर वो तीसरी लेयर करेगा, फिर वो इधर आ पाएगा। तो डिफ्यूजन में आपको ये ठीक लग रही है कि हाँ यार एक लेयर है, आराम से डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर एब्जॉर्प्शन हो तो सिंगल लेयर से आराम से एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे पार्टिकल है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के लिए पिछले क्या एब्जॉर्प्शन के लिए थोड़ी देर पहले बताया था कि माइक्रोविलाई होते हैं जिन्हें हम ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम भी कहते हैं, और उनका सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा होता है सेल्स का, ठीक है। तो अगर हमें क्या करनी है, एब्जॉर्प्शन करनी है, तो क्या सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ज़्यादा, मतलब सिंगल लेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, या इम्पोर्टेंट वही कहो तो सिंगल लेयर की हमें ज़रूरत होगी अगर हमें कहीं एब्जॉर्प्शन करवानी है तो, क्योंकि मल्टीपल लेयर में अगेन उसको कितनी सारी लेयर्स क्रॉस करनी पड़ेगी। तो फिर और अगर प्रोटेक्शन चाहिए होगी तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कंपाउंड एपिथेलियम की, एब्जॉर्प्शन के लिए, या फिर कहो सिक्रेशन के लिए, या फिर किसी चीज़ की फिल्टरेशन। बहुत प्यारा लिखा है मैंने, एक बार फिर से लिख देती हूँ, इतना प्यारा समझ भी नहीं आएगा। एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन, secretion and filtration। और अगर मल्टीपल लेयर्स होंगी तो वो मतलब सुन के ही समझ आ रहा है, मल्टीपल लेयर्स में प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगी, सिंगल लेयर तो डिफ्यूजन में, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रेशन में, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगी। अब हम पढ़ेंगे आगे, ओ माय गॉड, ए सिंपल एपिथेलियम के बारे में। ओके, तो सिंपल एपिथेलियम यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जिसमें होंगे और वो किसमें हेल्प कर रही है, सिक्रेशन में, फिल्ट्रेशन में, डिफ्यूजन में एंड एब्जॉर्प्शन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, हमने सिंपल एपिथेलियम को भी 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब वो 3 टाइप कौन कौन से हैं मैं यहाँ बता देती हूँ ऐसे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। अच्छा, स्क्वैमस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब देखो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है। स्क्वैमस मतलब स्क्वैमस में कैसे सेल्स होते हैं, उनकी ना इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, मतलब कैसा भी सेल होगा अजीब सा, और बीच में एक न्यूक्लियस होगा, कैसा भी सेल होगा इरेगुलर बाउंड्रीज का, और बीच में एक न्यूक्लियस होगा। क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइडल सेल्स ही होंगे। कॉलमनार मतलब ऐसे सेल्स होते हैं, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है और बेस पे इनका न्यूक्लियस होता है, वो मैं आगे देखेंगे, ठीक है। तो हमने 3 में डिवाइड कर रखा है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार में। अब सिंपल एपिथेलियम की सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। एक हो जाएगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरी हो जाएगी सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो अभी हम देखते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अच्छा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, अब हम देखो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है, सेल्स ना फ्लैट होते हैं, सेल्स आर फ्लैट, मतलब बिल्कुल फ्लैट फ्लैट सेल्स, फ्लैट मतलब तो समझ रहे हो गए, और न्यूक्लियस भी इनका फ्लैट होता है, न्यूक्लियस इज फ्लैट
एक ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना। ये सेकेंड, लोकेटेड इन, न्यूक्लियस भी फ्लैट है, सेल्स भी फ्लैट है, और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में। देखो ये वही फिगर। तो सेल्स क्या है? फ्लैट है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो फ्लैट एंड प्रेजेंट एट सेंटर। इनकी बाउंड्रीज है वो कितनी इरेगुलर सी लग रही है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? दे हैव irregular boundaries okay sorry boundaries और हम कह सकते हैं कि कैसा? अच्छा देखो, हमने पढ़ा सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम हैज़ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स और कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ये किसमें काम आते हैं? प्रोटेक्शन में। और हमारा सिंपल एपिथेलियम किस काम में आता है? डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, फिल्ट्रेशन में। अब हम सिंपल एपिथेलियम के बारे में देख रहे थे। तो सिंपल एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, मतलब उनके स्ट्रक्चर कैसे हैं? 3 टाइप के थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। स्क्वैमस में देखो सेल्स ऐसे हो गए, क्यूबॉइडल में सेल्स और कॉलमनार में सेल्स। फिर हमने सिंपल स्क्वैमस पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, न्यूक्लियस इज ऑल्सो फ्लैट एंड लोकेटेड इन सेंटर। और बाउंड्रीज आप देख सकते हो कितनी इरेगुलर सी हैं। ओके और अब ना हम ये भी कह देते हैं कि दिस, मतलब ये कैसा लग रहा है? आपके घर में मान लो टाइल्स हैं, हाँ चलो हम ये कह सकते हैं कि टाइल्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो रेगुलर होती हैं, बट बस कहने के लिए हम कह देते हैं कभी कभार दिस अपीयर्स like tiles on फ्लोर। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि टाइल्स है फ्लोर पे। हाँ चलो इतना इग्नोर करो कि रेगुलर बाउंड्रीज और इरेगुलर बाउंड्रीज, बट अगर कोई फ्लैट सा सेल है, न्यूक्लियस भी फ्लैट है और प्रेजेंटेड सेंटर है, तो दिस अपीयर्स लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर। और जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ऑल्सो नॉन एज पेवमेंट। एपिथेलियम। ओके तो अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। अच्छा फंक्शन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप उससे रिलेट कर सकते हो। चलते हैं हम। अच्छा ये कैसे बताना दिख रहा है? एक मिनट, इसका हम देखते हैं। हाँ बहुत प्यारा लगता है। फंक्शन क्या है इसका? हमने देखा था कि सिंपल एपिथेलियम हो तो वो डिफ्यूजन में काम आती है, फिल्ट्रेशन में काम आती है, एब्जॉर्प्शन में काम आती है और सिक्रेशन में काम आती है। तो इस सेल्स फ्लैट से हैं, क्या ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकते हैं? एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करेगा? मैंने आपको बताया था जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो कुछ एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होगा। तो सिंपल स्क्वैमस है तो इनकी सरफेस पर कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं होती। मैं आपको बताऊँ तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता ही देती हूँ, फिर हम फंक्शन करते हैं, ठीक है? साइड में देखना। सॉरी एक मिनट, पहले से हटाई दो। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ना, उसके सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, नो मॉडिफिकेशन। ओके तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। मॉडिफिकेशन क्या? हमने पढ़ा था माइक्रोविलाई और सिलिया, 2 तरह की मॉडिफिकेशन सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के पास कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। क्या ये एब्जॉर्प्शन में कोई रोल प्ले कर सकती है? क्या एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने बताया था कि ऐसी वाली हमारे ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, जैसे माइक्रोविलाई भी कहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो चलो हमें इतना तो आइडिया लगा कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का कोई फंक्शन नहीं है एब्जॉर्प्शन में। तो इसका फंक्शन कहाँ है ये देख लेते हैं।
इसका फंक्शन देखते हैं। तो इतना तो हमें पता लगा कि जो एब्जॉर्प्शन में कोई फंक्शन नहीं है। हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, और एक सिक्रेशन भी पढ़ा था। तो अभी हम देखेंगे किस किस में रोल है इसका। डिफ्यूजन में रोल है एंड फिल्टरेशन में रोल है। अच्छा, डिफ्यूजन में रोल है, फिल्ट्रेशन में रोल है। एब्जॉर्प्शन में रोल क्यों नहीं है? क्योंकि सरफेस जो होता है इसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन में इतना रोल प्ले नहीं करेंगे। जिन चीज़ों की सरफेस पे मॉडिफिकेशन होगी ना, माइक्रोविलाई होगी, वो एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेंगे। और हमारा दूसरा था सिक्रेशन। तो एज सच इनका कोई सिक्रेशन में भी कोई रोल नहीं होता। आप इतना याद रखो, डिफ्यूजन में होता है, फिल्ट्रेशन में होता है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम इसके। ठीक है, ये होती है हमारी एल्वियोली में। एल्वियोलाई जो भी क्या हो, इसमें क्यों प्रेजेंट होती है? अच्छा, एल्वियोलाई पता है कहाँ होता है? हमारे लंग्स के अंदर होता है। एल्वियोलाई का फंक्शन होता है कि हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ये उसको ना लंग्स में पहुंचाता है। और जैसे मान लो ये हमारी ब्रांच टाइप होती है कुछ एल्वियोलाई, ठीक है। और ये हमारी होती है ब्लड वेसल्स, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, इतना आइडिया भी आपको नहीं होगा। तो यहाँ एल्वियोलाई से इसके अंदर हमारा ऑक्सीजन इसके अंदर आती है, डिफ्यूज़ होती है। तो ठीक है, अभी तो ये हम आगे पढ़ेंगे ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, अभी हम स्किप करते हैं। तो एल्वियोली, क्योंकि एल्वियोली में क्या होता है, डिफ्यूजन होती है किसकी, ऑक्सीजन की। और हमने फिल्ट्रेशन भी पढ़ा। तो फिल्ट्रेशन बॉडी में एक होता है बाउमेंस कैप्सूल, ये सब पता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, उन सब ये जब आप पढ़ोगे तो ये एग्जाम्पल और क्लियर हो जाएंगे। बट मैं अभी आपको थोड़ा बहुत बता के चलती हूँ, क्योंकि उन चैप्टर के लिए यार अभी इतनी जल्दी नहीं कर सकते, वो इशूज़ तो पढ़ोगे एटलीस्ट। तो एल्वियोली और बाउमेंस कैप्सूल, एल्वियोली का फंक्शन है डिफ्यूजन में, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। बाउमेंस कैप्सूल ना हमारी किडनी में होती है एंड फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। अच्छा, किडनी में किस चीज़ का फिल्ट्रेशन हुआ होगा? जो भी ना हमारे ब्लड में वेस्ट होता है, ब्लड फिल्टर होता है किडनी में। ग्लोमेरुलस भी हमारी किडनी में ही होता है, और इसका भी फंक्शन होता है फिल्टरेशन में। और अगला है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन होगा? डिफ्यूजन का ही होगा, ठीक है। तो हमने सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के कुछ 3-4 एग्जांपल देखे हैं। अच्छा, एक ब्लड वेसल्स के बारे में एक चीज़ बताती हूँ। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? आर्टरी हमारी बॉडी में होती है, वेन्स होती हैं, और कैपिलरीज होती हैं। यह एक ब्लड वेसल है, और इसके अंदर ना ये जो आपको लेयर दिख रही है, ये क्या है? ये है सिंपल भाई, राइटिंग का इतना प्रॉब्लम है ना, मेरी राइटिंग सुधार दो यार। क्या किया जाए भाई? मैं नहीं लिख रही भाई, खुद लिख रहे ना। इसके अंदर क्या होती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो ब्लड वेसल में अंदर होती है, उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं। एंडो एक मिनट रुको बच्चा। आई ना प्यारी, एंडोथेलियम। तो हमने कुछ 4-5 एग्जांपल्स पढ़े, विच इज़ एक उसमें हमारा है
एल्वियोलाई, बाउंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। जैसे ये होगा हमारी ब्लड वेसल, और इसके अंदर जो भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होती है ना उसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। और हमने कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स पढ़े, एल्वियोलाई, बाउंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, ठीक है। और चलो, हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज फिनिश। अब हम अगला करेंगे फर्स्ट नी सेकेंड ऐप, ठीक है। क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, हमारा अगला टॉपिक है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने भी आपको ऊपर बताया ना, हमारे पास सिंपल एपिथेलियम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। क्यूबॉइडल के सेल्स कैसे होंगे? क्यूब्स लाइक होंगे। कितना इजी है यार। ना, नॉट फॉर यू, के सॉरी। सेल्स कैसे होंगे? सेल्स आर क्यूबिकल। और अच्छा, स्क्वैमस का क्या था? न्यूक्लियस था वो फ्लैट था, इनका न्यूक्लियस जो है वो राउंड है। स्क्वैमस का एपिथेलियम चलो सेंटर में ही था, और इसका भी न्यूक्लियस सेंटर में है, एंड लोकेटेड एट सेंटर। ओके, तो थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। कुछ ऐसे से होते हैं सेल, इनका न्यूक्लियस राउंड राउंड बना दो, सेल्स को क्यूबॉइडल बना दो और न्यूक्लियस को सेंटर पे रख दो, ठीक है। ऐसे होते हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अच्छा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है ना, मैंने आपको बताया कि स्क्वैमस एपिथेलियम के सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसके सरफेस पे तो भाई मॉडिफिकेशंस हैं। इसके सरफेस पे हमें ब्रश बॉर्डर देखने को भी मिलता है, विच इज़ माई ब्रश बॉर्डर। इसके सरफेस में हमें माइक्रोविलाई भी देखने को मिलती है। इसको हम क्या देते हैं? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और जिसके सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती वो हो गया सिंपल क्यूबॉइडल। जिसके सरफेस पे मॉडिफिकेशंस हैं वो हो गया, अच्छा मॉडिफिकेशन दो ही पड़ी थी, एक ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर, और एक सेलिया, जो मैं भी लिखने जा रही हूँ सेलिया। तो ये हमारी हो गई क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कुछ 3 डिविजन्स। अब ये किस बेसिस पे है? मॉडिफिकेशन के बेसिस पे है यार। देखो, सिंपल क्यूबॉइडल में तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं थी, बट सॉरी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें 3 डिवाइड कर रखे हैं, सेलिया, ब्रश बॉर्डर और सिंपल क्यूबॉइडल। जो सिंपल क्यूबॉइडल है इसके सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, इसके सरफेस पे मॉडिफिकेशन है, इसके सरफेस पे मॉडिफिकेशन है। ब्रश बॉर्डर क्या होता था? जो सरफेस ऐसा दिखता था, अभी थोड़ी देर पड़ा था, भूलना नहीं, ठीक है। और सिलिया कैसा दिखता था? एक हमारा ये सेल है और इसमें कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस है, ठीक है, ऐसा दिखता था। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम ये अच्छा दिखते कैसे हैं, देख लेते हैं। ये तो हमें सिंपली प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल सेल्स एंड न्यूक्लियस इज राउंड एंड प्रेजेंट एट सेंटर, राउंड राउंड एंड राउंड। एंड ब्रश बॉर्डर में देखा तक कि ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस इज अगेन राउंड एंड प्रेजेंट एट सेंटर। और सिलिया में देखेंगे कि जो सेल्स होंगे वो क्यूबॉइडल और हेयर लाइक एक्सटेंशन सी प्रेजेंट है सिलिया, ठीक। फंक्शंस देख लेते हैं।
ओके, तो सिंपल क्यूबॉइडल में हमने क्या देखा, न्यूक्लियस राउंड है एंड प्रेजेंट है सेंटर। इनका जो काम होता है ना, इन दोनों का, वो होता है फंक्शन इनका, दोनों का, इन दोनों का सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। और अगर सिलिया प्रेजेंट है तो आप क्या कह सकते हो, क्या फंक्शन होगा, खुद ही कह सकते हो ना कि मूवमेंट होगा, क्या दिक्कत है। दिक्कत तो मेरे स्टाइलस को है, मूवमेंट, समझ जाओ, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ होता है फंक्शन। तो देख लिया, तो जो हमारा सिंपल क्यूबॉइडल होता है वो प्रेजेंट होता है DCT और नेफ्रॉन। पहले लिख देते हैं एग्जांपल, फिर देखेंगे। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड और थायराइड follicles and in ovary and testes, ठीक है। DCT ऑफ नेफ्रॉन, इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ये ना ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्मॉल डक्ट्स में होता है, लार्ज डक्ट में कुछ और होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। शुरू की जा, कहाँ होता है, स्मॉल डक्ट्स में, लार्ज डक्ट्स में नहीं होता, ठीक है। लार्ज डक्ट्स में हमारा कुछ और होता है। तो सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ होता है, DCT ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट ऑफ ग्लैंड, थायराइड फॉलिकल्स, ओवरी एंड टेस्टिस। ये क्या है, ये हम एक्सप्लेनेशन में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। नेफ्रॉन जो होता है ना, हमारे किडनी में कुछ यूनिट्स होती हैं जो कि हमारी फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। तो DCT में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन होती है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, कुछ छोटी मोटी डक्ट्स किस में हेल्प करती है, सिक्रेशन में। थायराइड फॉलिकल्स और ओवरीज एंड टेस्टिस, ये हम देखेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, हमने देखा भी कि ये किस काम आ रहा है, एब्जॉर्प्शन के, ये किस काम आ रहा है, सिक्रेशन के। और ये इतना यार फोकस मत करो, आ जाएंगे, इतना फोकस करने लगे तो पढ़ नहीं पाओगे। हमने फिर देखने हैं ब्रश बॉर्डर के एग्जाम्पल। अच्छा, ब्रश बॉर्डर का काम क्या होगा, देखा ना हमने, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो काम है इसका एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रेशन करना। तो एक एग्जांपल रखो इसका, PCT ऑफ नेफ्रॉन। हमारे नेफ्रॉन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, बना कर दिखाती हूँ, इधर देखना। ऐसे हमारी बाउंस कैप्सूल होती है और यहाँ से ऐसे 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 जाता है, ठीक है। तो ये ना हम इसे क्या कहते हैं, PCT कहते हैं, इसको हम DCT कहते हैं। तो इसमें भी कुछ एब्जॉर्प्शन होती है और इधर भी कुछ एब्जॉर्प्शन होती है। तो इधर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, इधर थोड़ी कम एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। इधर कम एब्जॉर्प्शन होती है, सो डेट्स वाई इसका कहाँ काम था, सिंपल क्यूबॉइडल में। हमने बताया ना, सिंपल क्यूबॉइडल में फंक्शन कर रहा है ये, मतलब प्रेजेंट है ये। तो कम एब्जॉर्प्शन है, डेट्स वाई सिंपल। और PCT कहाँ बताया, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर है यानी कि ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, डेट्स वाई PCT में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ना, आगे चलते हैं। हम देखेंगे अब सिलिएटेड क्यूबॉइडल कहाँ होती है। ये होती है, इसका फंक्शन क्या था, मूवमेंट का। तो ये होती है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। थोड़ी देर पहले मैंने शायद एग्जाम्पल भी लिया था म्यूकस का। तो आप सोचोगे क्या हेल्प करती है स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, तो मैंने थोड़ी देर आगे तो आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था एक म्यूकस का, कि जब आपके मतलब आप इनहेल करते हो तो कुछ डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, देन उनको हमें, अब भाई डस्ट पार्टिकल्स में बहुत सारे माइक्रोब्स भी होते हैं और मतलब बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको हमें बॉडी में ही रखना है, बॉडी से बाहर करना है। तो
तो हम क्या करते हैं ना कि हमारे ब्रोंकियोल्स में क्या होता है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। वो हेल्प करता है किस चीज़ में, वो हेल्प करता है मूवमेंट में, किसी भी सब्सटेंस की मूवमेंट में, लाइक म्यूकस की मूवमेंट करवा लो आप, तो मूवमेंट में हेल्प करता है हमारे स्मॉल ब्रोंकियोल्स। जहाँ सिलिएटेड है वहाँ मूवमेंट होगी, तो ये कहाँ हेल्प करते हैं, स्मॉल ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। देख रहे हो क्या क्या पढ़ लिया, सिंपल स्क्वैमस पढ़ लिया, कहाँ कहाँ होता है याद रखते चलना यार, एल्वियोली, बाउमस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में इसका एक स्पेसिफिक नाम था एंडोथेलियम। ओके, देन सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल में सिंपल क्यूबॉइडल था, ब्रश बॉर्डर था ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन, अगर इसके सरफेस पे माइक्रोवेलाई है। सिलिया था, अगर इसके सरफेस पे हेयर लाइक एक्सटेंशंस है। इन दोनों का फंक्शन, इन दोनों का, इसका भी और इसका भी फंक्शन था सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल का एग्जांपल क्या होगा, डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, थायराइड फॉलिकल्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, और ओवरियन टेस्टिस हमारा। फिर ब्रश बॉर्डर का एग्जांपल हो गया जहाँ ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। और सिलिएटेड वाले का हो गया स्मॉल ब्रोंकियोल्स जहाँ हमें मूवमेंट की ज़रूरत है। अब हम आगे देखेंगे कॉलमनार एपिथेलियम। आ जाओ, कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं ना वो टॉल होते हैं, इलोंगेटेड मतलब खींचे खींचे से होते हैं, या फिर कह लो सिलेंडर्स लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इनका कैसा होता है, अच्छा हमने देखा कि सिंपल स्क्वैमस में न्यूक्लियस फ्लैट था, क्यूबॉइडल में न्यूक्लियस जो था वो राउंड था एंड प्रेजेंटेड सेंटर था। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है इज ओवल एंड लोकेटेड एट सेंटर निकलोगे। इसमें कहाँ होता है, बेस पे होता है। लाइक देखो ये आपके हो गए सेल्स टॉल टॉल से, इलोंगेटेड से, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो ओवल होता है और बेस पे होता है, बेस पे हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉलमनार एपिथेलियम के भी हम डिविजन्स देख लेते हैं, हम सबके देखते आ रहे हैं अभी तक। सिंपल कॉलमनार के 3 डिविजन्स हैं। एक सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार, और सिलिएटेड कॉलमनार, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं थोड़ा, ये तो नॉर्मल है, सिंपल से है, इनके सरफेस पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। न्यूक्लियस इज ओवल एंड लोकेटेड एट बेस, ठीक है। ब्रश बॉर्डर वाले में सरफेस में मॉडिफिकेशंस होंगी, कुछ सरफेस ऐसा होगा, और न्यूक्लियस बेस पे। फिर सिलिएटेड वाले में सरफेस अगेन, ओ सॉरी ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, बट सरफेस पे कुछ हेयर लाइक एक्सटेंशंस होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इनका फंक्शन, देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। फंक्शन अगेन इन दोनों का फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। और अगर आपके सामने क्या है,
सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मूवमेंट का, जहाँ से लिया वहाँ मूवमेंट। मूवमेंट, ठीक है, समझ जा रहा है इतना तो। मूवमेंट में फंक्शन होगा। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो मोस्टली सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में काम है ना, ये जीआई ट्रैक्ट में होते हैं। जीआई ट्रैक्ट क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब हमारे जो भी इंटेस्टाइन में जो भी एलिमेंट्री कैनाल कह लो, उनमें प्रेजेंट होते हैं कहीं कहीं किसी किसी जगह पे। और वो जगह क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल जो होता है वो अपना प्रेजेंट होता है स्टमक में। ब्रश बॉर्डर्ड होता है क्योंकि इसको ज़्यादा क्या करना है, ब्रश बॉर्डर्ड है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, तो इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन मेनली कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, एब्जॉर्प्शन करनी है। एंड गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल पता है क्या करते हैं, अभी हम देखेंगे, फिर भी सुन लो। सिक्रेशन करते हैं किस चीज़ की, म्यूकस की। और सिलिएटेड वाले होते हैं, हमने स्मॉल ब्रोंकियल्स में क्या देखा, सिलिएटेड क्यूबॉइडल देखा। अब हम लार्ज ब्रोंकियल्स में देखेंगे। लार्ज ब्रोंकियल्स में क्या प्रेजेंट है, लार्ज ब्रोंकियोल में है कॉलमनार, कौन सी वाली, सिलिएटेड वाली। और एक और जगह है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में किस चीज़ की मूवमेंट करानी है, देखो लार्ज ब्रोंकियल्स में तो समझ आता है, फैलोपियन ट्यूब में ना हमें ओवा, एग की मूवमेंट करवानी होती है, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा ये तो हो गया, क्या हो गया, सिंपल कॉलमनार भी हो गया, क्यूबॉइडल भी हो गया, और स्क्वैमस एपिथेलियम भी हो गया। हमने इनके डिविजन्स देख लिए, सरफेस के मॉडिफिकेशन के हिसाब से इनका फंक्शन देख लिया। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ जो शायद रह गई थी, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, सिंपल कॉलमनार, ब्रश बॉर्डर और सिलिएटेड कॉलमनार, ठीक है। और फिर ये क्या था, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका काम था इन दोनों का, इसका काम क्या था, मूवमेंट में, ठीक है। और क्योंकि सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन था तो स्टमक में किस चीज़ की सिक्रेशन होती है, HCl की, उधर भी क्या प्रेजेंट होगा, सिंपल कॉलमनार। सिर्फ सिंपल कॉलमनार नहीं, देखो सॉरी, HCl जो होगा ना वो तो कुछ हमारे कोई और सेल्स रिलीज करते हैं, बट इतना जान लो कि सिंपल कॉलमनार कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। ब्रश बॉर्डर कहाँ प्रेजेंट होता है, जीआई ट्रैक्ट में ही होता है, और वहाँ पे कहाँ, इंटेस्टाइन एंड गॉबलेट सेल्स में। सिलिएटेड को मूवमेंट करानी है तो लार्ज ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब। ओके, थोड़ा सा वो इग्नोर करना, कुछ काम में थे, बातें हुई थोड़ी, कोई नहीं। अब देखो, हमने इन सब के फंक्शन देख लिए। अब हम अगली चीज़ देखेंगे
अच्छा, मैंने आपको बताया जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ब्लड वेसल में होती है, हमने उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया है विच इज़ एंडोथेलियम। मैंने आपको बताया कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होती है। कहाँ होती है? डीसीटी में, थायराइड फॉलिकल्स में, स्मॉल डक्ट्स में और ओवरी और टेस्टिस में। अच्छा, ओवरी और टेस्टिस, जिसमें मान लो हमने ये बनाया, थोड़ा अच्छा बनाती हूँ ताकि समझ भी आ जाए। ये मैंने बनाई ओवरी, ठीक है, क्या बना दी? ओवरी। ओवरी के ना बाहर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं। अच्छा, ये देखने में कैसे लग रहे हैं? क्यूब से लग रहे हैं, न्यूक्लियस इनका राउंड है और सेंटर पे है, तो ये क्या होंगे? सिंपल क्यूबॉइडल होंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। अब जो ओवरी और टेस्टिस पे जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है ना, उसका हमने एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है। उसका स्पेसिफिक नाम क्या है ये मैं आपको उससे बता रही हूँ, क्योंकि बहुत जगह लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना। जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। इन जो क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स जो ओवरी के में होते हैं और टेस्टिस में होते हैं, ओवरी के हम मतलब इनको क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। अब हम कल से अगले लेक्चर में क्या करेंगे, एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, समझ आ रहा है ना? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, सिंपल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, हमने सरफेस देखे उनके। तो चलो कल से हम स्टार्ट करते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। बाय बाय। चलो पढ़ लेना और रिवाइज करके आना अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर से हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्टार्ट करेंगे और एपिथेलियम ख़त्म कर देंगे, शायद कनेक्टिव टिश्यू भी स्टार्ट करेंगे, बट इतना आप रिवाइज करके आना। नोट्स बना रखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, बस याद रखना सब कुछ, क्योंकि काम आने वाला है। बहुत कुछ पढ़ा है, सब कुछ याद रहना चाहिए। पूछ भी लिया ना किसी ने और पता नहीं हुआ। ओके देन, बाय।